MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बहुत ही चौंकाने वाली बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं और इस खबर को विस्तार से बताएंगे हमारे दो और सहयोगी जो कि मुंबई से जुड़ेंगे सत्य प्रकाश, उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ेंगे आदर्श सिंह। आज की जो पहली खबर है दर्शकों वो होगी सीधा लखनऊ से। वहां पर KGMU में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, लेकिन सत्य प्रकाश भी मुंबई से आपको बताएंगे कि आखिर मनसे की जो लगातार अब उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनके निशाने पर क्यों आ गए हैं, क्यों बार बार ये ठाकरे बंधु जो आए हैं बांग्लादेश से लोग उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर घुसपैठियों के लिए ठाकरे बंधु के मन में इतनी नरमी क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन भाई राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र ये बताएंगे, उस डिकोड करेंगे उस पूरे मामले को जिसमें बुर्के वाली एक इनसाइड स्टोरी उजागर हुई है। आखिर बुर्के के पीछे क्या है, क्या कुछ चल रहा था, वो सब कुछ दर्शकों हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है जिस पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, जिसे KGMU कहा जाता है। दर्शकों, इस यूनिवर्सिटी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था कि जब उसका खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन एक रेजिडेंट डॉक्टर वहां पर लव जिहाद का काम कर रहा था, लव जिहाद की फैक्ट्री को चला रहा था। खुद की शादी थी, खुद का धर्म था, लेकिन हिंदू महिला को अपने लव जिहाद में फंसाकर उसके साथ शोषण करता रहा। लेकिन अब वही आरोपी डॉक्टर फरार है। उस रेजिडेंट डॉक्टर का कुछ भी अता पता नहीं है। दर्शकों, आज इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन हम खबर आपको ये भी बताएंगे कि KGMU के उसी लैब में आखिर चल क्या रहा था, जिस लैब में टेस्टिंग होनी थी, जिस लैब में ये देखा जाना था कि आखिर कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके पीछे मुख्य तौर पर कारण क्या है, जिसे टेस्टिंग ही कहते हैं। लेकिन वहां पर ये आरोप लग रहे हैं कि मौलाना आते थे, वहां पर नमाज अदा की जाती थी, वहां धर्मांतरण का पूरा सरगना चल रहा था। और उसी के बीच में ये भी जानकारी मिली है कि एक वहां का प्रोफेसर मुख्य तौर पर इसकी जिम्मेदारी को संभाल रहा था और यहाँ पर टारगेट किया जाता था हिंदू पुरुषों को, हिंदू महिलाओं को, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। आखिर इस तरह के संगीन आरोप क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वहीं अस्पताल के HOD का ये कहना है कि उनके पास कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है, ना ही कोई साक्ष्य सामने आए हैं, यानी कि सबूतों का अभाव है। जांच लगातार चल रही है, लेकिन KGMU के डॉक्टर्स ने मिलकर ये शिकायत दी है, आवाज उठाई है और कहा है कि KGMU के भीतर धर्मांतरण भी चल रहा था, लव जिहाद भी चल रहा था। और ऐसे में कौन है इस पूरे रैकेट के पीछे मुख्य किरदार, उसका खुलासा आज इस रिपोर्ट में हम करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ की KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने वाला आरोपी डॉक्टर रमीज तो फरार है, लेकिन धर्मांतरण के इस कांड ने पूरे मेडिकल संस्थान की फाइल्स खोलकर रख दी है। आरोप है कि KGMU में सिर्फ एक लड़की के धर्मांतरण की कोशिश नहीं हुई, बल्कि यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट चल रहा है। यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने KGMU पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर्स ने VC से पैथोलॉजी विभाग की शिकायत की है। डॉक्टर्स का आरोप है कि पैथोलॉजी विभाग का डॉक्टर वाहिद अली रेजिडेंट डॉक्टर्स को कट्टरपंथी बनाने का रैकेट चलाता है। पैथोलॉजी लैब में डॉक्टर वाहिद अली चोरी छिपे तकरीरें भी करता है। हम लोगों के पास ये पुख्ता जानकारी है, हमारे संगठन के और बाकी लोगों के पास ये पूरी जानकारी है कि यहाँ पर टीचर्स हैं इस विभाग के अंदर जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, एक लैब के अंदर वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं, तकरीर करने के लिए जो उनके जो बाहर से लोग आते हैं वो भी आते हैं, चटाई वटाई बिछा के प्रॉपर तरीके से ये लोग वहाँ पर पूरा इस्लाम की जो चीज़ों को उनको ये रेगुलाइज करते हैं। अगर वाइस चांसलर अपनी जो बात उन्होंने कही है अगर उस पर खरी नहीं उतरती हैं तो हमारा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर हमारा बड़ा संगठन है, संगठन को मजबूत करेंगे और हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। पैथोलॉजी विभाग के
एक शिक्षक के बारे में और यूईडी के शिक्षक के बारे में जो समाचार प्रचारित किया जा रहा है, मैं केजीएमयू की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास इसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य नहीं है। किसी ने हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, किसी ने इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। तो हम लोग इसकी जल्द से जल्द जांच कराकर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द जांच करा के वो कार्रवाई अगर सत्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि क्या केजीएमयू धर्मांतरण का अड्डा बन गई है और केजीएमयू को कट्टरपंथ का केंद्र बनाने की इजाजत भला दी किसने? रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएमयू में 250 सीटें एमबीबीएस, 70 से 100 सीट बीडीएस, 100 सीटें नर्सिंग और 350 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 40 से 50% सीटें अनारक्षित कोटे की है, बाकी सीटें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कोटे की। वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो लोग जो लैब में चुपके चुपके तकरीर करा रहे हैं, चुपके चुपके नमाज पढ़वा रहे हैं, बिना बंद नहीं, उसको सस्पेंड होना, सस्पेंड करना होगा सर। आज बंद कराएंगे, कल फिर सब 2 महीने वापस चालू होगा, एक्शन होगा, उस पर एक्शन होगा। और इसके अलावा और कोई बात है? जो वाहिद अली में इसका सरगना है, जो उनका संरक्षण करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। उसकी जांच करानी। आप इस बात जानते हो ना कि बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जानते हो ना बात को? सर कार्रवाई उसको हटा करके जांच की जाए, नहीं तो प्रभावित करेगा। ठीक, वो भी करेंगे। केजीएमयू की पैथोलॉजी विभाग का डॉक्टर वाहिद अली अगर यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का अड्डा चला रहा है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन किसे बचा रहा है? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन पर किसी का दबाव है? आरोप लगे हैं तो जांच होने तक वाहिद अली को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? और वाहिद अली के साथ कितने डॉक्टर धर्मांतरण सिंडिकेट में शामिल हैं? आपने भी अभी कहा कि ये प्रकरण बीसी मैडम के यहाँ जानबूझ के नहीं आने दिया गया, अब आ गया है। तो अब आपकी मांग यही है ना कि जिन लोगों ने 4 दिन रोका और जिन लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया, उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई के लिए हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे और आपको बुला के बताएंगे। केजीएमयू में धर्मांतरण के कांड का पूरा खुलासा उस हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर के आरोप लगाने के बाद हुआ है जिसने यूनिवर्सिटी के ही रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर शादी का झांसा देकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया था। अब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने इस मामले में भी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। 3 से 4 लोग हैं जो लगातार दबाव बना रहे, लड़की को साइकोपैथ घोषित करना चाहते हैं। प्रॉब्लम मैम ये है, ये डिपार्टमेंट में हमें लगता है 25-30 फैकल्टी होगी पैथोलॉजी में, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 5 लोग इस पूरे मामले के बर्बादी के कारण हैं। नहीं, कब का ये मामला आपके पास आया होता, निपट गया होता। अब आ गया है, आप लोग इन लोग को मत छोड़िए। आपको लगेगा कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, मामला दबा करके, बड़े अच्छे लोग, अच्छे लोग नहीं है, इन्हीं लोगों ने मामला बढ़ाया। बिल्कुल ठीक। धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार का रुख सख्त है। इसके बावजूद आरोप है कि वाहिद अली जैसे डॉक्टर और प्रोफेसर सूबे में लव जिहाद की पाठशाला चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2020 में धर्मांतरण का कानून लागू हुआ था। पिछले 5 साल में धर्मांतरण से जुड़े मामले की 350 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 1000 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत में कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। डॉक्टर्स के संपर्क में इलाज को लेकर हजारों लोग आते हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर्स ही कट्टरपंथ की पाठशाला के प्रोफेसर बन जाएंगे तो ये चिंता की बात है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कट्टरपंथ के ये प्रोफेसर धमाके से धर्मांतरण तक पहुंच गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राघवेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? क्योंकि लगातार अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, 2 पक्ष इसमें दिख रहे हैं। एक आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, दूसरा आरोपों को लेकर कह रहा है कि यही सच्चाई है। तो सच्चाई क्या है वो बताइए। और साथ ही अब से कुछ देर पहले हमने डॉक्टर वाहिद अली से बातचीत भी की है, वो बातचीत भी दर्शकों को सुनवाइए।
बिल्कुल सही आप कह रही हैं। हालांकि ये जो सच्चाई है इसकी जांच भी जारी है, लेकिन सच्चाई छुपा के ही तो ये सारा खेल होता है। आपने उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहां पर इस तरह के छलावा करके दोस्ती, प्यार और उसके बाद शादी तक आई है। शादी के बाद जाके सच्चाई सामने आई है कि आखिर किस तरह का रोल करके, पहचान छुपा करके, नाम छुपा करके कैसे धोखा दिया जा रहा है। लगातार विश्व हिंदू परिषद इस मामले को उठाता आ रहा है कि लव जिहाद जैसी चीजें उत्तर प्रदेश या देश में चल रही हैं। इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। चाहे वो डांडिया समारोह हो, वहां पर बैन होना चाहिए, और चाहे कलावा बांध के दोस्ती करना हो, नाम छुपाकर दोस्ती करना हो, इस तरह की चीजें लगातार चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर सख्त कानून है, जैसा कि आपने खुद ही अभी अपने रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पे किस तरह की चीजें चल रही थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें हैं। अगर कोई भी धोखेबाज अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैटर में किस तरह, बिल्कुल देखिए, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। जांच से पहले सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई दी जा रही है, लेकिन जांच के बाद स्थिति साफ होगी। हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर डॉक्टर वाहिद अली ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, अपना पक्ष रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कैसे रखा, सुनिए। वाहिद अली, रिपब्लिक भारत पर आप इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। क्यों वाहिद अली को मुख्य तौर पर सरगना कहा जा रहा है धर्मांतरण का? वाहिद अली, ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? मैम धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए मेरे को, और बहुत बहुत आपको अगेन मैं ये कहता हूँ कि आप इसको तह तक जा कर के इसकी खोजबीन कर लिए। और जो मेरे ऊपर आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, उसमें 0.001% की भी सच्चाई नहीं है। मैं यहाँ पे आज से नहीं, पिछले 2009 से लगातार डिफरेंट पोस्टों पे रहते हुए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन एडिशनल प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, पिछले 2022 से मैं प्रोफेसर के पद पे हूँ। और केजीएमसी की एक नहीं बल्कि 7-8 लैब का मैं इंचार्ज। अगर कोई भी एक्टिविटी इस तरह से होती डिपार्टमेंट के अंदर या डिपार्टमेंट के बाहर, तो आज ही क्यों आई बाहर, अभी तक क्यों नहीं आई? या मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य हो, कोई वीडियो क्लिप हो, कोई ऑडियो क्लिप हो, कोई मेरा फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो, या और जो डिफरेंट अकाउंट सोशल मीडिया के होते हैं, कहीं पे कोई ऐसा वक्तव्य अगर कोई हो पूर्व में, तो उसको बाहर लाया जाना चाहिए। और ये पूरी तरह से इम्प्लांटेड है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप ही का नाम क्यों सामने आ रहा है? बाकी डॉक्टर्स ने गवाही दी है, और जो डॉक्टर फरार है, गवाही क्या, डॉक्टर रमीज, हाँ बोलिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एजुटेशन कर रहे हैं। मे भी कि उसमें हो सकता है कि कुछ जो है हमारा एकेडमिक जीलस हो, या हमारे डिफरेंट पोजीशन। मुंबई में बीएमसी चुनाव अगले महीने यानी 15 जनवरी 2026 को होने वाला है, लेकिन चुनाव के पहले राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने एक बार फिर से उत्तर भारतीय मुद्दा छेड़ दिया है। शिवसेना भवन के बाहर उत्तर भारतीय संगठन द्वारा लगाए गए पोस्टर के बाद मनसे कार्यकर्ता भड़क गए हैं, और मनसे के नेता ने पोस्टर जारी करते हुए आग में घी डालने का काम किए हैं। ऐसे में सवाल है कि जब महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों को निशाना क्यों बना रहे हैं? आखिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं दिखाई देते? देखिए रिपोर्ट। जिन उत्तर भारतीयों को धमकी दे रहे हैं ना, उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। न हम बटेंगे, न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के चुनाव का बिगुल बज चुका है, और बीएमसी का ये चुनाव 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं को भी साथ ले आया। शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन चुनाव के केंद्र में आए हैं उत्तर भारतीय। महाराष्ट्र की सियासत का पारा इन दो पोस्टर्स ने बढ़ा रखा है। पहला पोस्टर उत्तर भारतीयों के एक संगठन की तरफ से दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है उत्तर भारतीय, बटोगे तो पिटोगे। उत्तर भारतीयों के इस पोस्टर का जवाब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपने अंदाज में दिया है।
मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा है, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। टीएमसी का चुनाव 15 जनवरी 2026 को होगा, लेकिन चुनाव से पहले ही एक तरफ उत्तर भारतीयों की एकजुटता का आह्वान किया गया है, तो दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों को पीटकर वोटों की खेती का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन क्या पिसेंगे और पिटेंगे सिर्फ उत्तर भारतीय? कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब वो होर्डिंग लगाती है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे? न हम बटेंगे, न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे। संदीप देशपांडे जो मनसे के नेता हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि मराठी का अपमान मत कीजिए, हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को अपनाइए। जिस तरीके से मनसे के नेताओं ने जो होर्डिंग और बैनर लगाए हैं, वह और कुछ नहीं है, मुंबई के हिंदू समाज में एक तरह का बिखराव पैदा करने का षड्यंत्र है, और ये सब जिहादियों के इशारे पे हो रहा है। पुलिस को मैं कहूंगा कि आप एक्शन लीजिए, और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस वालों को मैं इतना ही कहूंगा कि जिन उत्तर भारतीयों को धमकी दे रहे हैं ना, उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। फिर अगर बात बिगड़ेगी तो कुछ मत बोलिए। एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों को सबक सिखाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ठाकरे बंधुओं ने महाराष्ट्र में बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए बड़े लेवल पर जन्म प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। किरीट सोमैया के मुताबिक यवतमाल जिले के भवानी गांव में पिछले कुछ महीने में 6,206 नए जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, और बड़ी बात यह है कि भवानी गांव की आबादी कुल 1,562 है। जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए उनकी उम्र 20 से 60 साल तक है, लेकिन इसमें से एक भी शख्स महाराष्ट्र का नहीं है। किरीट सोमैया का दावा है, कुछ दिन पहले भी यवतमाल के सेंदूर सानी गांव में भी 27,397 नए जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा हुआ था। इस गांव की कुल आबादी 1,394 है। अब महाराष्ट्र के यवतमाल के भवानी गांव जनसंख्या 1562, 6,208 नए जन्म रजिस्ट्रेशन इस गांव में हुए। एक भी व्यक्ति इस गांव का नहीं है। बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब बहुत बड़ा होते जा रहा है। ये एक ऐसा बोला जाता है कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये सही बात नहीं है। जहाँ जहाँ एजुकेशन है वहाँ वहाँ बच्चे कम होते हैं, और हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो। गलत बात जानबूझ के क्या करते हैं, दरअसल क्या हकीकत है मानते नहीं। मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलने का, मुसलमान बच्चे ही पैदा करता रहता है क्या? ऐसा है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ हिंदुओं में भी बच्चे ज़्यादा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घुसपैठियों ने निर्माण स्थलों, झुग्गी झोपड़ियों में शरण ले रखी है। सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है? ठाकरे बंधुओं के कार्यकर्ता पोस्टरबाजी कर पीएमसी चुनाव में जीत के लिए उत्तर भारतीयों को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए उत्तर भारतीय सॉफ्ट टारगेट है। दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियां मुंबई के डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या ठाकरे बंधुओं के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियां और म्यांमार के रोहिंग्या कोई मुद्दा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन्हीं खबरों के बीच पूछता है भारत में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH